अस्सलाम वालेकुम। मैं रब्बानी फैज़ी आप तमाम उर्दू अदब के तालिब इल्मों का फ़ैज़ उर्दू अकेडमी पर आज के इस क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, फ़ैज़ उर्दू अकेडमी के ऊपर 6 to 8, 9 to 10th और 11 12th इन सभी क्लासेस की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे BPSC TRE 1.0 में जो उर्दू कवायद के सवालात पूछे गए थे उन सवालात के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे आपके साथ। ये जो पेपर है ये पेपर 25/08/2023 को लिया गया था और ये पेपर फर्स्ट सिटिंग में लिया गया था। तो इसमें कई सारे कवायद के सवालात पूछे गए थे। तो आज के इस क्लास में हम उन्हीं सवालात को आपके सामने रखेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे कि आप आसानी से समझ सकें और आपके लिए कोई उलझन बाकी ना रहे। हालांकि इसमें जो कवायद के सवालात पूछे गए हैं वो बहुत ही इजी पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन PRT में पूछे गए थे। कहाँ पूछे गए थे? PRT के लिए पूछे गए थे। लिहाजा जो साथी PRT की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि PRT में भी 22 नंबर का उर्दू पूछा जाता है, तो लिहाजा ये उन साथियों को भी फ़ायदा देगा। तो चलिए हम क्लास का आगाज़ करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? ये इसमें मारफा है, इसमें नकरा है या फिर इसमें आला है? तो बताइए कि सवाल का क्या जवाब होगा। मैं आपको बीच में 5-6 सेकेंड का पॉज दूंगा, टाइम दूंगा, ताकि आप जो है ना इन सवालात का जवाब दे सकें, या फिर आप वीडियो को रोक करके भी जवाब लिख सकते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है। तो यहाँ एक टर्म दिया हुआ है इसमें मारफा। तो सवाल का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें मारफा किसे कहते हैं। इसमें मारफा को ही इसमें ख़ास भी बोलते हैं, और ये ख़ास चीज़ों के नाम और ख़ास जगहों के नाम को इसमें मारफा आप शॉर्ट में कह सकते हैं। और इसमें मारफा को ही इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसमें मारफा के एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहें तो जैसे कि रहीम, ठीक है, करीम, और उसी तरीके से अगर आप और लेना चाहें तो जैसे आप कह लें मक्का, ठीक है। तो कोई भी जो ख़ास चीज़ को बताए, क्योंकि रहीम कहने से एक ख़ास बंदे का पता चलता है, करीम कहने से भी ख़ास बंदे का पता चलता है, मक्का कहने से भी एक ख़ास शहर का पता चलता है। उसी तरीके से अगर हम हिंद बोलते हैं तो एक ख़ास कंट्री का पता चलता है, यानी कि हिंदुस्तान को शॉर्ट में हिंद भी बोलते हैं। तो ये इसमें यही इसमें ख़ास बोलते हैं, यानी कि इसमें मारफा बोलते हैं। इसमें नकरा को जो है ना हम कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन। और इसमें नकरा से हमें ख़ास चीज़ का इल्म नहीं होता, इससे हमें जनरल चीज़ों का इल्म होता है, जिसमें हम कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं शहर, तो शहर कहने से पता नहीं चलता है कौन सा शहर, कहाँ का शहर, ठीक है, कितना बड़ा शहर, किस इलाके का शहर, कुछ भी पता नहीं चलता इससे। उसी तरीके से अगर आप कहते हैं लड़का, तो इस लड़का कहने से भी नहीं पता चलता है कौन सा लड़का, कहाँ का लड़का, किस तरह का लड़का। तो ये इसमें नकरा कहलाएगा, जिससे हमें ख़ास चीज़ का इल्म नहीं होगा। अब आखिरी है आपका ऑप्शन में इसमें आला। इसमें आला का मतलब होता है किसी औजार या फिर हथियार का नाम। किसका नाम? किसी औजार का नाम, जिसे इंग्लिश में आप टूल बोलते हैं। तो इसमें आला हथियार के नाम को इसमें आला बोलते हैं, जैसे कि चाकू, ठीक है, उसी तरीके से नहरनी। तो इस तरह की चीजें इसमें आला की कैटेगरी में आती हैं। तो अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। उम्मीद है आपको हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। तो पूछ रहा है कि सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है। तो ये ना तो इसमें नकरा है और ना ही ये इसमें आला है, बल्कि ये इसमें मारफा है। लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अल्फाजों के अजदाद की निशानदही करिए। यानी आपको जो कुछ अल्फाज और भी आगे आएंगे तो उनके जो है ना अजदाद की निशानदही करनी है। अजदाद को ही आप ज़िद भी बोलते हैं।
तो आपसे पूछ रहा है कि इस नुकसान का जिद क्या होगा, घाटा होगा, फायदा होगा या फिर सौदा होगा। तो देखिए, आपसे जिद पूछा जा रहा है, जिद यानी कि आपसे इसका उल्टा पूछा जा रहा है। तो नुकसान है, तो नुकसान का उल्टा आपको जो है ना फायदा हो जाएगा, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी समझ लीजिए। ये जो घाटा है ये नुकसान का मुतरादिफ हो जाएगा। नुकसान का क्या हो जाएगा? मुतरादिफ हो जाएगा। मुतरादिफ यानी ऐसे अल्फाज जिनका मानी एक दूसरे से मिलते जुलते हों, एक जैसे हों। तो नुकसान और घाटा दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसी तरीके से सूद, तो ये एक इर्रिलेवेंट चीज़ है, यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं। और ये जिद जो है, जिद का मतलब होता है उल्टा, जब कोई चीज़ एक दूसरे की उलट हो, जैसे कि आसमान की उलट ज़मीन मानी जाती है। तो उसी तरीके से नुकसान की जिद क्या हो जाएगी? फ़ायदा हो जाएगी। लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। यहाँ भी आपसे लफ्ज़ों के अजदाद ही पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बताइए इस लायक का जो है ना जिद क्या होगा, नकारा होगा, नालायक होगा या फिर काहिल होगा। देखिए, नकारा का मतलब है बेकार, जो किसी काम का नहीं है उसे नकारा बोलते हैं। काहिल जो बहुत ही सुस्त किस्म का आदमी हो उसे आप काहिल बोलते हैं। लिहाजा ये दोनों इसका जो है ना जिद होने से रहा। तो लायक की जिद जो है ना वो नालायक है। लायक की जिद क्या है? नालायक है। और इसमें जो है असल वर्ड है लायक। असल वर्ड क्या है? लायक। और इसके आगे ना लगाया गया है। क्या लगाया गया है? ना लगाया गया है। यानी कि इसमें साबका जोड़ करके, क्या जोड़ करके? साबका जोड़ करके इसे, इस वर्ड को बनाया गया है। और यहाँ पर लफ्ज़ ना जो है ना ये नहीं के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा यही वर्ड हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा, यानी कि बी हमारा दुरुस्त जवाब है। देखिए, साबिका उन अल्फाज को कहते हैं जो लफ्ज़ों के शुरू में लगते हैं, जैसे कि बे, उसमें आप कार जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बेकार। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब कह रहा है कि किस्म की जमा की निशानदही करिए। कसीम, उमाम, किस्मिया। तो बताइए कि इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? ना तो इसका ये दुरुस्त जवाब होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, यानी कि इनमें से कोई भी दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। लिहाजा ऑप्शन नंबर ई हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। यह हमसे किस्म की जमा पूछ रहा है, तो किस्म की जो दुरुस्त जमा होती है वो होती है अक़साम। क्या होती है? अक़साम। तो आप इस बात को ज़हन नशी कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि दर्ज झैल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके खत कुशीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। आपको इनमें से गलती को निकालना है, मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़े बड़े दरिया बहती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपको जो है ना कवायद के ऊपर पकड़ हो। अगर आपको कवायद के ऊपर पकड़ नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है इस तरह के सवालात का जवाब देना। भले ही ये देख करके आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ही इजी किस्म का सवाल है, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़बरदस्त लेवल का होता है। लिहाजा आप जो है ना कवायद पे अच्छा काम करिए अगर आप इस तरह के सवालात का जवाब देना चाहते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, बात यह है कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, यानी कि डी। आइए अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ पर इस्तेमाल हुआ है ये एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, हरफ जार के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर की बजाय मैं का इस्तेमाल होना चाहिए था, यानी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। तो पहली गलती यहाँ हो गई। दूसरी गलती कह रहा है कि दरिया बहती हैं। तो देखिए, इसने कहा कि बहती है, ती है मतलब इसने एज अ मोन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया है। किस तौर पे इस्तेमाल किया है? मोन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया। लिहाजा ये भी गलत है, क्योंकि लफ्ज़ दरिया जो है वो उर्दू में मुज़क्कर है, ना कि मोन्नस। तो इस वजह से इसका जवाब होना चाहिए था कि दरिया बहते हैं, ना कि बहती हैं। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और भी आप जान लीजिए कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मोन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पर जो दरिया है, ठीक है,
और कुछ वर्ड होंगे जो मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो दरिया है इसने मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। लफ्ज़ दरिया क्या है? मुज़क्कर है। लफ्ज़ दरिया क्या है? मुज़क्कर है। दरिया के अलावा जैसे कि लफ्ज़ पानी, तो लफ्ज़ पानी भी मुज़क्कर है। पानी के अलावा आप दही, तो ये सब जो अल्फाज हैं ये अल्फाज मुज़क्कर हैं। क्या हैं? मुज़क्कर हैं। तो इन्हें आप ज़हन नशी कर लीजिएगा, आपको उम्मीद है एग्ज़ाम में आसानी होगी इससे। तो ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जहन नशी करना पड़ेगा। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है आपका कि पांचवा जो क्वेश्चन है कि जुमले में क्या गलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त है, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ी है और इसमें भी गड़बड़ी है। लिहाजा हस्ब बाला में से एक से ज़ायद दुरुस्त जवाब है। अब कह रहा है कि दर्ज झैल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके ख़त कुशीदा हिस्सों में क्या कोई गलती है। यहाँ भी आपको वही चीज़ पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान हमेशा जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ रही है। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। लिहाजा बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा। तो देखिए, हिंदुस्तान हमेशा, ये बात दुरुस्त है। जुल्म और तशद्दुद के, ये भी दुरुस्त है। इस दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब कह रहा है कि खिलाफ रही है, तो इसमें गड़बड़ी है। लिहाजा हमारा जो आंसर है वो आंसर सी हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान, यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है वो मुज़क्कर है। क्या है ये? मुज़क्कर है। लिहाजा रही है नहीं होना चाहिए, बल्कि खिलाफ रहा है होना चाहिए था। इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। अमूमन मुल्कों के नाम और जगहों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, लिहाजा हिंदुस्तान भी यहाँ पर मुज़क्कर है। इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि दर्ज झैल फ़करों के लिए मुनासिब लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। सोने की रंगत वाला, ये आपसे पूछ रहा है कि सोने की रंगत वाले को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नकरई बोलते हैं, चमकीला बोलते हैं, या फिर सुनहरा बोलते हैं? तो सोने की रंगत वाला को सुनहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहरा बोलते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त हो जाएगा। ये नकरई जो है ना, वो चांदी के रंग को कहते हैं। ठीक है, ये नकरई चांदी के रंग को कहते हैं, और ये चमकीला, ये महज चमक वगैरह को बताता है। तो ये दोनों जवाब तो होने से रहा। लिहाजा सोने की रंगत वाला का क्या जवाब हो जाएगा? सुनहरा हो जाएगा। कह रहा है कि दर्ज झैल फ़करों के लिए मुनासिब लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। किसी चीज़ को उचक लेने वाला, कोई ऐसा बंदा हो जो किसी चीज़ को उचक लेकर के भाग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? उचक्का बोलेंगे, या चोर बोलेंगे, या फिर डाकू बोलेंगे? तो बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा। देखिए, आप जब जवाब दे रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज करिए और अपना जवाब लिखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ऐसा नहीं कि बस लेट करके देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करिएगा कि आपके कितने सवाल अच्छे हुए, कितने गलत हुए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लिहाजा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में। तो देखिए, किसी चीज़ को उचक लेने वाले को चोर नहीं कहते हैं, ना ही डाकू बोलते हैं, बल्कि उसे उचक्का बोलते हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो जाएगा। चोर उसे कहते हैं जो चोरी करे, डाकू उसे बोलते हैं जो डाकू हो, जो डकैती करता हो, जो लोगों को जो है ना लूट लेता हो और मार भी देता हो, तो उसे डाकू बोलते हैं। तो चोर से ज़्यादा बड़ा डाकू होता है। पहले ज़माने में बहुत सारे मशहूर किस्म के डाकू हुआ करते थे, और ये क्या कहते हैं, असलहे वगैरह के जोर, यानी कि बंदूक वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं डाकू जो है। कह रहा है कि दर्ज झैल मुहावरों के सही मफहूम की निशानदेही कीजिए। आस्तीन का सांप, तो आपको बताना है कि ये जो मुहावरा है आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का क्या मतलब होगा। छुपा हुआ दुश्मन होगा, खुला दुश्मन होगा, या फिर जहरीला सांप होगा। देखिए, जब आपसे मुहावरा पूछा जाए या कहावत पूछा जाए, तो इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको 100% उसका आंसर पता हो, यानी वो आपको अज़बर याद हो। लिहाजा कुछ चीज़ें आपको जहन नशी करनी ही पड़ेंगी अगर आप एग्ज़ाम में दूसरों से आगे जाना चाहते हैं। तो आस्तीन का सांप होना एक नवा सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा छुपा हुआ दुश्मन, ना कि खुला हुआ दुश्मन, ना ही जहरीला सांप। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। अब आपकी स्क्रीन पर 10वां सवाल है। कह रहा है कि दर्ज झैल मुहावरों के सही मफहूम की निशानदेही कीजिए, और यहाँ पूछ रहा है कि नुक्ते निकालना। तो बताइए इस नुक्ते निकालने का क्या मतलब होगा। शिकायत करना, ऐब निकालना, या बारीक बातें बताना। हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं।
तो देखिए, नुक्ते निकालना का मतलब होता है ऐब निकालना। क्या होता है? ऐब निकालना। शिकायत करना नहीं होता है, ना ही बारीक बातें बताना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। इसी को आप नुक्ता चीनी करना भी बोलते हैं या फिर नुक्ते निकालना भी कहते हैं। इसका मतलब होता है खा मखा की जो है ना खामियां और ऐब तलाश करना। इसे ही आप तनकीद, बड़ाई तनकीद भी कह सकते हैं कि जब आपके अंदर जो है ना दिक्कत ना हो, फिर भी सामने वाला बंदा आपके अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स निकाल रहा हो, तो उसे बोलते हैं कि कितना नुक्ते निकालते हो भाई तुम। अब कह रहा है कि दर्ज झैल मुहावरों के सही मफहूम की निशानदेही करिए। कह रहा है कि अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, यानी अपने पाँव पर खुद से कुल्हाड़ी मार लेना, आप ये भी कह सकते हैं। तो अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, इसका आपको मफहूम बताना है, क्या मतलब होगा? खुद ही अपना नुकसान कर लेना, दुश्मनों का साथ देना, दोस्तों से धोखा खाना। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं कि मुहावरा में कभी भी लफ्ज़ी मानी नहीं लिया जाता है, वो उसका मजाजी मानी लिया जाता है, यानी लफ्ज़ी मानी से हट करके मानी लिया जाता है। यानी ये जो कह रहा है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार देना, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वाकई में बंदा अपने पाँव पे खुद से कुल्हाड़ी लेकर के मार लेगा। इट डजंट मीन दैट। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका मजाजी मानी बताना होता है। तो इसका मतलब होता है खुद ही अपना नुकसान कर लेना। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा, ना कि दुश्मनों का साथ देना, ना ही दोस्तों से धोखा खाना। कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? कुल्हाड़ी अगर कोई मारता है तो इसका मतलब है कि वो अपना नुकसान कर रहा है, लिहाजा ये मजाजी माना हुआ। तो मुहावरों में मजाजी माने आते हैं, इस चीज़ को आप ध्याननशी कर लीजिए। अब कह रहा है कि सही जवाब की निशानदेही करनी है आपको। पटना खूबसूरत शहर है एक। पटना शहर है एक खूबसूरत, पटना एक खूबसूरत शहर है, एक शहर है पटना खूबसूरत। इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपको ये पता है कि उर्दू में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हैं। तो उर्दू में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे पहले आता है फ़ाइल। क्या आता है? फ़ाइल। फ़ाइल के बाद आता है मफ़ऊल। क्या आता है? मफ़ऊल। और मफ़ऊल के बाद लास्ट में आपका आता है फ़ेल। तो अगर आपको ये सीरियल लाइन याद है तो आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ाइल लाना है, तो पटना तो फ़ाइल हुआ, और लास्ट में आपको फ़ेल लाना है कोई, यहाँ लास्ट में है नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पटना एक खूबसूरत शहर है। तो इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पटना हमारा फ़ाइल है, ठीक है, और लास्ट में हमको फ़ेल भी मिल रहा है। खूबसूरत जो है ना एज अ सिफत इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। यानी कि पटना एक खूबसूरत शहर है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और एक शहर है पटना खूबसूरत, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। इस सवाल में आपको ये चेक किया जा रहा था कि आपको क्या वाकई में उर्दू ग्रामर का, उर्दू कवायद का और उर्दू सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके क्या उसूल हैं, वो आपको पता है कि नहीं पता है। बस ये जानने की एग्जामिनर ने कोशिश की है इस सवाल में। अब कह रहा है कि सही जवाब की निशानदेही करनी है आपको। उठा करो जल्दी सुबह। ऑप्शन इस तरीके से हैं, जल्दी सुबह उठा करो सुबह जल्दी उठा करो। तो देखिए, जल्दी सुबह उठा करो ये गलत हो जाएगा, उठा करो सुबह जल्दी ये भी गलत है, सुबह जल्दी उठा करो। तो हम इसी तरीके से दूसरे को कहते हैं ना कि भाई आप जो है ना सुबह जल्दी उठा करें। तो ये सही सेंटेंस का जो है ना लय है, सेंटेंस सही ऑर्डर में है यहाँ पर, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। कह रहा है मुहावरे आंखें बिछाना, इसका क्या मतलब होगा? ज़रा बताइए इस मुहावरे का क्या मतलब होगा। ज़मीन पर आंखें बिछा देना, बहुत ऊंचा उछलना, या फिर बहुत इज्जत करना। तो आंखें बिछाने का मतलब ना तो बहुत ऊंचा उछलना होता है, ना ही बहुत इज्जत करना होता है। ओ सॉरी, एक मिनट, ना ही ज़मीन पर आंखें बिछा देना होता है, बल्कि बहुत इज्जत करना होता है। तो हमने इससे पहले भी कहा कि मुहावरे में उसका लफ्ज़ी माना नहीं आता है, वो मजाजी माने आता है। कौन सा माने आते हैं? मजाजी माने आते हैं। तो ये जो है ना ज़मीन पर आंखें बिछा देना, आंखें बिछाने का जो है ना लफ्ज़ी माने हो जा रहा है, लिहाजा ये बिल्कुल ही गलत होगा। हमारा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आंखें बिछाना का मतलब जो है ना वो बहुत इज्जत करना होता है। कह रहे हैं मुहावरा बाग बाग होना, इसका मतलब बताना है आपको। बाग बाग घूमना, बार बार घूमना, हर बाग घूमना, या फिर हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं।
तो देखिए, ना तो बाग बाग होना का ये मतलब होता है, ना ही ये होता है, ना ही ये होता है, बल्कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। ई हमारा दुरुस्त जवाब है। यहाँ सारा का सारा लफ्ज़ी मीनिंग के तौर पर ही रख दिया गया है, इसलिए ये गलत है। बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। क्या मीनिंग होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। जैसे हम कहते हैं कि वो ये खबर सुनकर बाग बाग हो गया कि उसे एग्ज़ाम में 100 में से 99 मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से बाग बाग होना एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। कह रहा है सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत के मुतज़ाद की निशानदेही करिए। यहाँ पर लफ्ज़ खूबसूरत है, आपको इसका मुतज़ाद यानी कि ज़िद बताना है। कह रहा है अच्छा दिन या फिर बदसूरत। तो खूबसूरत का ज़िद ना तो अच्छा होता है, ना ही दिन होता है, बल्कि बदसूरत होता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि मुंदरजा झैल अल्फाज के लिए मुतरादिफ लिखिए। आपको सही मुतरादिफ की निशानदही करनी है। आपको बताना है कि लफ्ज़ आफ्ताब, इस आफ्ताब का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। इसे ही इंग्लिश में आप सिनोनिम्स भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि आफ्ताब का मुतरादिफ क्या होगा। तारे, आसमान, ज़मीन, कमर, चांद, हिलाल, शम्स, खुर्शीद या फिर सूरज। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका मुतरादिफ निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्ताब लफ्ज़ का मीनिंग क्या होता है। तो आफ्ताब का मतलब होता है सूरज। जैसे कुरान में है वश्शम्स वज़ुहाहा, आफ्ताब की रोशनी की कसम। उर्दू मुतरजमीन ने इस तरीके से भी तर्जुमा किया है, यानी कि सूरज की रोशनी की कसम। तो अगर आपको वहाँ से पता है तो आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आफ्ताब किसे बोलते हैं? सूरज को। तो सूरज वाला ऑप्शन यहाँ ही है। तो शम्स और खुर्शीद, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि आफ्ताब के मुतरादिफ अल्फाज होते हैं शम्स, खुर्शीद और सूरज। आफ्ताब का मतलब भी सूरज होता है, शम्स का मतलब भी सूरज होता है, खुर्शीद का मतलब भी सूरज होता है, सूरज का मतलब तो सूरज होता ही है। और ये पहला वाला गलत है। कमर, चांद और हिलाल ये वाला भी गलत है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो, खुदाया मेरी। तो इस शेर में आपको बताना है कि पहले शेर की रदीफ क्या है। तेरी है, हो जाए है या फिर करना है। तो बताइए फिर इस सवाल का क्या जवाब होगा। देखिए, इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि रदीफ किसे कहते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि रदीफ किसे कहते हैं तो आइए पहले हम ये जान लें कि रदीफ किसे कहते हैं। देखिए, शेर के आखिर में कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो बार बार दोहराया जाए तो उसे ही हम जो है ना रदीफ बोलते हैं। शेर के आखिर में, शेर के आखिर में बार बार यकसां अल्फाज, बार बार आने वाले यकसां अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। तो वो अल्फाज जो शेर के आखिर में हो और बार बार रिपीट किया जाए तो उसे ही हम रदीफ बोलते हैं। जैसे कि देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो देखिए,
देख तो दिल के जान से उठता है, इसमें क्या कहा गया, से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, तो बार बार से उठता है, से उठता है की तकरार हो रही है, लिहाजा यह रदीफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रदीफ किसे कहते हैं। तो आइए सवाल के ऊपर लौटते हैं। ये सवाल कह रहा है कि इस बंद में आपको बताना है कि रदीफ कौन सी है। इसको फिर से पढ़ी, कह रहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो देखिए बात यह है कि इसमें से कोई भी इसका जवाब नहीं है, लिहाजा हस्ब बाला में से कोई नहीं, ई इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में आपको जो है ना मेरी मिल रहा है और यहाँ भी मेरी मिल रहा है, तो यहाँ पर लफ्ज़ मेरी रदीफ़ है और यहाँ पे ये तेरी लिखा हुआ है ना कि मेरी। देखिए आपको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ, ये तेरी है ऑप्शन में, ना कि मेरी। अगर यहाँ पे ये मेरी रहता तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ मेरी नहीं है, लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त जवाब होगा। अब कह रहा है कि लफ्ज़ दूर का मुतज़ाद बताइए। मुतज़ाद यानी कि ज़िद बताइए, यानी कि उल्टा बताइए। करीब, गरीब या फिर आसमान। तो गरीब भी नहीं होगा, ना ही आसमान होगा, बल्कि करीब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब कह रहा राशिद ने ख़त लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है। वाहिद उसे कहते हैं जो एक हो, जो एक चीज़ पे दलालत करे, किसी एक चीज़ को बताए। इसे इंग्लिश में आप सिंगुलर भी बोलते हैं, हिंदी में इसे एक वचन बोला जाता है। तो आपको बताना है राशिद, ख़त या फिर लिखा, इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि वाहिद है। लफ्ज़ राशिद ये भी वाहिद है, क्योंकि ये एक शख्स को बता रहा है। कितने शख्स को बता रहा है, एक शख्स को, एक आदमी को बता रहा है। ये ऑब्वियसली इसमें मारफा है, लेकिन ये सिर्फ एक शख्स को बता रहा है, लिहाजा ये भी वाहिद होगा। लफ्ज़ ख़त भी वाहिद है, और क्योंकि ख़त की जमा खुतूत आती है, क्या आती है, खुतूत आती है, तो ये भी सिंगुलर हुआ, ये भी वाहिद हुआ। लफ्ज़ लिखा भी सिंगुलर है, वाहिद है। अगर इसका जमा होता तो फिर ये होते लिखे। तो लफ्ज़ राशिद वाहिद है, लफ्ज़ ख़त वाहिद है, लफ्ज़ लिखा वाहिद है, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। कह रहे लड़का लफ्ज़ का जमा क्या होगा, लड़की होगा, लड़ाका होगा या लड़के होगा। अब इससे ज़्यादा हल्का सवाल तो आपको मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी ना मिले। तो लड़का लफ्ज़ का जमा लड़के हो जाएगा, इस पर कोई बहस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम ही क्लियर है। कह रहा है कि हैदर शेर की तरफ बहादुर है। इस जुमले में लफ्ज़ शेर का मुअन्नस बताना है कि शेर का मुअन्नस क्या होगा, गधी होगा, शेरनी होगा या फिर बकरी होगा। तो गधी नहीं होगा, ना ही बकरी होगा, बल्कि शेरनी हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके तज्जिया की और एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि लफ्ज़ बीवी का मुज़क्कर आपको बताना है, बहन होगा, भाई होगा या फिर माँ होगा, या हस्बे बाला में से एक से ज़ायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो देखिए, ना तो बहन होगा, ना भाई होगा, ना ही माँ होगा, बल्कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। बीवी का जो है वो मुज़क्कर क्या होगा, फिर ज़रा बताइए। तो बीवी का मुज़क्कर जो है ना वो शौहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शौहर हो जाएगा, या फिर आप खाविंद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ इसका जो है ना वो मुज़क्कर हो जाएगा बीवी का, जो कि यहाँ पर है नहीं, लिहाजा ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त जवाब होगा। अब कह रहा है कि लफ्ज़ कलम के काफ पर कौन सा इराब लगाया जाएगा। ये जो कलम में जो आप ये काफ देख रहे हैं, तो इस काफ पर आप कौन सा इराब लगाइएगा, ज़बर लगाइएगा या ज़ेर लगाइएगा या फिर पेश लगाइएगा। ये भी बहुत ही हल्का सा सवाल है, फिर बताइए इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो ज़ेर तो नहीं लगाएंगे, अगर ज़ेर लगाएंगे तो वो किलम बन जाएगा, अगर हम पेश लगाएंगे तो कुलम बन जाएगा, अगर हम ज़बर लगाएंगे तो कलम बन जाएगा, लिहाजा ए ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। कह रहा है सवालिया निशान की क्या अलामत है। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो आपने बताना है कि सवालिया निशान क्या होता है, क्या ऐसा वाला निशान होता है या फिर ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है।
तो ऐसे नहीं होता है, ना ही ऐसे होता है, बल्कि ऐसे होता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। जब हम सवाल करते हैं तो लास्ट में इस तरह का निशान लगा देते हैं, जैसे क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, तो लास्ट में हम इस तरीके का क्वेश्चन लगा देते हैं। इस निशान को ही हम जो है ना वो सवालिया निशान बोलते हैं। आप ऐसा करिए कि कमेंट में बताइए कि इस निशान को क्या बोलते हैं। ये तो वैसे आपका डैश है जिसे ख़त्मा बोलते हैं, फुल स्टॉप भी आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये वाला ए वाले के बारे में कमेंट में बताना है कि वो क्या होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, ये थोड़ा इसको काट लीजिए। तो इसमें आपको जो है ना ये बताना है कि ताजमहल क्या है। इसमें आपको क्या बताना है कि ताजमहल क्या है। तो ज़रा बताइए कि ताजमहल कवायद के एतबार से क्या हो जाएगा। या ये इसमें आम होगा, ज़मीर होगा, या फिर सिफत होगा, या हस्बे बाला में से एक से ज़ायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ना तो ये इसमें आम होगा, ना ही ये ज़मीर होगा, ना ही ये सिफत होगा, बल्कि ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ताजमहल एक ख़ास इमारत का नाम है। ताजमहल कहने से ख़ास इमारत और बिल्डिंग समझी जाती है। लिहाजा ये क्या है, इसमें मारफा है। क्या है ये, इसमें मारफा है। ताजमहल क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा, क्योंकि ये ख़ास बिल्डिंग के नाम को बता रहा है। उसी तरीके से चार मीनार, उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से मुंबई, उसी तरीके से बिहार, तो ये सारा का सारा इसमें मारफा की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये ख़ास चीज़ के नाम को बता रहा है। तो ताजमहल भी एक ख़ास चीज़ का नाम है, लिहाजा ताजमहल क्या हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। इसमें हम उसे कहते हैं जो आम हो, जो ख़ास नहीं हो। जैसे आप कहते हैं शहर, तो ये इसमें आम है। ज़मीर जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए वो ज़मीर होता है। सिफत जो किसी इसम की क्वालिटी को बताए तो वो सिफत होता है। किसी इसम की अच्छाई और बुराई को बयान करे तो वो सिफत होता है। लिहाजा हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कह रहा मुबालगा की क्या तारीफ़ है। आपको बताना है कि मुबालगा किसे कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, झूठ बोलना, या फिर सच बोलना। हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो झूठ बोलना नहीं होता है, ना ही सच बोलना होता है, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर बयान करना होता है। जैसे कहते हैं ना, उसने मुबालगा आराई की हद कर दी। इसका मतलब है कि उसने चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बयान कर दी कि वो तो हद ही सारी पार कर दी। तो मुबालगा करने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके बयान करना। मैं आपको बता दूं कि मुबालगा एक सनत भी है। जैसे इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था गिरता था जो दाना ज़मीन पर। भुन जाता था जो दाना गिरता था ज़मीन पर। तो अब देखिए, जितनी भी गर्मी हो, चाहे किसी भी लेवल की गर्मी हो, क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई दाना ज़मीन पर गिरे तो वो भुन जाएगा? या फिर आप क्या कहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो आप पानी को और चीनी को और पत्ती को मिला दें और रख दें तो वो चाय बन जाएगा? क्या ये मुमकिन है? ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है। ये मुबालगा है, इसे ही मुबालगा कहते हैं, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बयान करना। तो ये क्या कहलाएगा, मुबालगा कहलाएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, 2 है, 8 है, या फिर 4 है। तो ना तो 8 है, ना ही 4 है, बल्कि मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। और वो कौन कौन है? एक है इसमें मारफा, इसमें मारफा, और दूसरा है इसमें नकरा। कह रहा है कि झैल में इसमें मारफा की निशानदही करनी है आपको। किताब, पहाड़ और गांव। देखिए इसमें कवायद के बहुत ही बेसिक से सवालात किए गए हैं, लेकिन उनका भी आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आपको उन सवालों के जवाब मालूम हो। जब आपको मालूम नहीं होगा तो आप जवाब ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे। तो हर वो शय आपके लिए आसान है जो आपको पता हो, और हर वो शय आपके लिए मुश्किल है जो आपको पता ना हो, भले वो कितना भी आसान क्यों ना हो हकीकत में। तो इस सवाल का जवाब बताइए। आपको बताना है इसमें मारफा कौन सा है। तो देखिए, ना तो किताब इसमें मारफा है, ना ही पहाड़, ना ही गांव, बल्कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त जवाब है। इसमें मारफा कहते हैं किसी भी ख़ास चीज़ को। किताब कहने से कोई ख़ास चीज़ का पता चलता है? नहीं पता चलता। भाई कौन सी किताब, कहाँ की किताब, किसकी किताब है, किस टॉपिक पे लिखी गई किताब, कुछ नहीं पता चलता। कितनी कीमत की किताब। उसी तरीके से पहाड़, भाई किस इलाके का पहाड़,
किस मुल्क का पहाड़, कहाँ का पहाड़, कितना लंबा चौड़ा पहाड़, कुछ नहीं पता चलता। गांव, भाई कौन सा गांव, किस मुल्क का गांव, ठीक है, तो कुछ भी पता नहीं चलता। ये सारे के सारे इसमें नकरा के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? इसमें नकरा की मिसाल है ये सब। लिहाजा इसमें से कोई भी एग्जाम्पल इसमें मारफा की नहीं है। इसमें मारफा होता तो जैसे आपको कहा जाता कुरान, तो ये इसमें मारफा हो जाता। पहाड़ में जैसे आपको कहा जाता हिमालय, तो वो ख़ास हो जाता। गांव में जैसे कोई ख़ास गांव का नाम ले लिया जाता, जैसे कि जबलपुर, तो इस तरह का अगर कोई भी नाम होता तब वो इसमें मारफा की कैटेगरी में जाता। लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त जवाब हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब कह रहा है बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुफरत कहते हैं, वाहिद बोलते हैं, या फिर मुरक्कब बोलते हैं? तो बामानी लफ्ज़ को ना तो मुफरत बोलते हैं, ना ही वाहिद बोलते हैं, ना ही मुरक्कब बोलते हैं। हस्बे बाला में से कोई नहीं दुरुस्त जवाब हो जाएगा। तो फिर आप कमेंट में बताइएगा कि इस बामानी लफ्ज़ को क्या बोलते हैं। कहाँ बताना है आपको? कमेंट में बताना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब कह रहा है अहमद की गाड़ी काली है। इस जुमले में सिफत आपको बताना है कि सिफत कौन सी है, अहमद, गाड़ी या फिर काली। पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिफत किसे कहते हैं? जो इसम की अच्छाई या बुराई बयान करें। क्या करें? इसम की अच्छाई या फिर बुराई बयान करे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सिफत बोलते हैं। तो अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको बताना है अहमद की गाड़ी काली में सिफत कौन सी है? अहमद है, गाड़ी है, या फिर काली है? हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए अहमद तो यहाँ पर नहीं होगा, ना ही गाड़ी होगा, बल्कि काली सिफत है, क्योंकि काली कहने से पता चल रहा है कि गाड़ी कैसी है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अहमद यहाँ पर एज अ फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और वाहिद भी है। अब कह रहा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ फेल है? बच्चे है, मैदान है, या फिर में है, या हस्बे बाला में से एक से ज़ायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बच्चे तो इस्म हो जाएगा, मैदान भी इस्म हो जाएगा, और में जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा, यानी कि हुरूफ जार हो जाएगा। लिहाजा हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर आप ये सवाल करेंगे कि यहाँ पे फेल कौन सा है। तो ये जो आप देख रहे हैं खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं आपका फेल हो जाएगा। खेल भी फेल है, रहे हैं भी फेल है, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल आप यूँ कह लें कि खेल रहे हैं फेल है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। लिहाजा ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब कह रहे हैं कदीम की ज़िद क्या है? जदीद है, पुरानी है, या फिर क़ुदमा है? ज़िद मतलब कि मुतज़ाद। ज़िद को ही आप क्या बोलते हैं? मुतज़ाद बोलते हैं। तो कदीम की ज़िद जो होती है ना, वो जदीद होती है। कदीम मतलब पुराना और जदीद मतलब नया, ठीक है। लिहाजा बी भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। अब कह रहा है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 4 है, 3 है, या फिर 2 है? हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन दिखने से आपको बहुत ही आसान और इजी लग सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप जवाब नहीं दे पाइएगा। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि लफ्ज़ की कितनी किस्में, आप कैसे जवाब दे पाइएगा? आप ही बताइए फिर हमें। तो देखिए लफ्ज़ की ना तो 4 किस्में हैं, ना ही 3, बल्कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। और वो कौन कौन है लफ्ज़ की 2 किस्में? एक है मौजू, एक क्या है? मौजू, और एक दूसरा है मुहमल। मौजू ऐसा लफ्ज़ जिसका जो है ना कोई मानी हो, जिससे आपको बात समझ में आए। जैसे आप बोलते हैं रोटी, आपने क्या बोला? रोटी। तो ये लफ्ज़ मौजू हुआ, क्योंकि इस लफ्ज़ का मानी आपको समझ में आ रहा है कि कोई खाने वाली शय। वहीं मुहमल ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मानी समझ में ही ना आए। जैसे आप बोलते हैं वोटी, क्या बोलते हैं? वोटी। तो इस वोटी कहने से कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप बोलते हैं रोटी वोटी। चाय वाई, तो वाई मुहम्मल है, चाय मौजू है और वाई मुहम्मल है। खाना वाना, खाना मौजू हुआ, वाना मुहम्मल हुआ। खाना का तो मतलब हुआ, लेकिन वाना क्या हुआ भाई? तो ये मीनिंगलेस वर्ड है। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 है। कौन कौन है? मौजू है और मुहम्मल है। मौजू ऐसा है जिसका आपको मीनिंग और मतलब समझ में आए, मुहम्मल जिसका मतलब आपको समझ में ना आए।
कह रहा है कि झैल में हरफ मुरक्कब की कौन सी मिसाल है? बे है, फे है या भे है, या हस्ब बाला में से एक से ज़ायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए मुरक्कब कहते हैं वो जो एक से ज़्यादा हो, समथिंग विच इज़ मोर देन वन, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक से ज़्यादा वाली चीज़ को हम मुरक्कब बोलते हैं। तो देखिए बे तो एक है तो ये तो होने से रहा, फे भी एक है तो ये भी होने से रहा, भे ये एक से ज़्यादा है, लिहाजा ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। अब देखिए ये फे जो है, देखिए ये भे जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, और वो कौन कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है बे प्लस है, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, लिहाजा ये मुरक्कब हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि झैल, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि झैल जुमला में गलत लफ्ज़ की निशानदेही करना, यानी आपको इस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है। उर्दू ज़बान की शेरी सिन्फ गज़ल है, तो आप बताइए कि इसमें से गलत जवाब क्या हो जाएगा, उर्दू ज़बान या फिर सिन्फ। यहाँ पर ओवरऑल ये है कि ये आपसे इमला के एतबार से गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे लफ्ज़ उर्दू भी दुरुस्त है, लफ्ज़ ज़बान भी दुरुस्त लिखा हुआ है, लफ्ज़ सिन्फ भी दुरुस्त लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी तो आंसर होने से रहा, इसीलिए ये भी कट जाएगा, लिहाजा हस्ब बाला में से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन दुरुस्त जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड गलत है वो वर्ड गज़ल है, गज़ल नहीं होता है बल्कि गज़ल होता है। ठीक है, उर्दू शायरी की सबसे ख़तरनाक सिन्फ सुखन है गज़ल, जिसमें आप जनरली इश्क व आशिकी की बात करते हैं। इब्तिदा में मोस्टली इश्क व आशिकी की बात होती रही, हालांकि अब हर एक तरह के मज़ामीन को जो है ना इसके अंदर बयान करने की वुसअत पैदा हो चुकी है। कह रहे वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माना को बयान कर रहा है? हाल को, मुस्तकबिल को या फिर माजी को? हस्ब बाला में से एक से ज़ायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। हाल का मतलब जो कुछ अभी चल रहा है, मौजूदा ज़माना, ठीक है, मौजूदा ज़माना, तो उसे ही आप हाल बोलते हैं। और मुस्तकबिल आने वाले ज़माना को, आने वाला ज़माना। उसके अलावा माजी गुज़रा हुआ ज़माना, वो ज़माना जो गुज़र जाए, गुज़रा हुआ ज़माना। तो आपने बताना है कि वो लोग काम कर रहे थे, तो लफ्ज़ थे जो है ना वो माजी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? माजी को, जिसे इंग्लिश में आप पास्ट बोलते हैं। वो जो गुज़र चुका है उसे ही आप पास्ट बोलते हैं, तो ये माजी को बता रहा है, लिहाजा माजी हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा दुरुस्त जवाब है। झैल में शेर की जमा क्या होगी, यानी आपको बताना है कि लफ्ज़ शेर की जमा क्या होगी, अशार होगी, शुरा होगी या फिर शायर होगी। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद या फिर कोई नहीं। तो लफ्ज़ शेर की जमा जो है वो अशआर आती है, तो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। लफ्ज़ शायर की जमा जो है ना वो शुआरा आती है, ये जो आप शुआरा देख रहे हैं ये लफ्ज़ शायर की जमा है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। दिस इज़ योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दोस्त का मुतरादिफ बताना। मुतरादिफ कहते हैं वो अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों, दुश्मन, भाई या फिर रफ़ीक। तो देखिए दुश्मन भी जवाब नहीं होगा, ना ही भाई होगा, बल्कि रफ़ीक इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा, क्योंकि रफ़ीक के माने भी दोस्त के ही आते हैं, और इवन जलीस इस वर्ड के माने भी दोस्त के ही आते हैं, तो दोस्त का मुतरादिफ रफ़ीक भी हो जाएगा और जलीस भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। कह रहा है दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आग बगुला होना का क्या मतलब है? आग लग जाना, बहुत खफा होना या फिर भूख लगना। हमने इसे पहले भी बताया था, ये मुहावरा है। बाय द वे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये क्या है, ये मुहावरा है। अब आप ये कैसे जानिएगा कि ये मुहावरा है? तो देखिए मुहावरा के लास्ट में लफ्ज़ ना होता है, ये जो आप ना देख रहे हैं ना, ये ना इंडिकेट करता है, ये बताता है कि ये मुहावरा है। और मुहावरा जब भी यूज़ होता है वो अपने मजाजी माने में इस्तेमाल होता है। कहाँ यूज़ होता है? मजाजी माने में इस्तेमाल होता है, कभी भी अपने लफ्ज़ी या हकीकी माने में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आपको ये चीज़ें जहन नशी हो गई हो तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो फिर बताइए कि आग बगुला होना का क्या मतलब होगा? आग लग जाना, तो ये तो मीनिंग होगा ही नहीं, ठीक है। भूख लगना, तो ये भी मीनिंग नहीं होगा। तो फिर आप बताइए क्या जवाब होगा? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा।
तो आज की इस क्लास में हमने बीपीएससी टीआरई 1.0 जो हुआ था, बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था, उस फर्स्ट सिटिंग में जो कवायद के सवालात पूछे गए थे, किसके कवायद के जो सवालात पूछे गए थे उसके हमने जवाबात करवाए हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फैज़ उर्दू अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके जो है ना आपके अंदर निखार पैदा हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सके और आपका जो टीचर बनने का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके, यानी कि वो पूरा हो सके। अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।